गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, इससे पहले हमने एक चैप्टर खत्म किया था सेक्स। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस 11th क्लास। ठीक है, आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th का, चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो वन बाय वन और वर्ड बाय वर्ड सारी चीजें हम समझ के चलते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेक्स। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेक्स। ठीक है, तो इसमें नंबर 1 कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या होता है? तो देखो, इफ ए एंड बी आर टू non-empty sets, then the Cartesian product Cartesian product of two sets. If A and B are two non-empty sets, then the Cartesian product of A and B is denoted by A cross B. ठीक है, कोई भी दो सेट हमें दिए हैं, A और B, दोनों सेट कैसे हैं? नॉन एम्प्टी सेट है, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो डिनोट होता है वो होता है A क्रॉस B से। ठीक है, नाउ A क्रॉस B क्या होगा? तो A क्रॉस B डेफिनेशन कहती है कि वो होता है A कॉमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। ठीक है, अभी समझाता हूं क्या है इसका मतलब। देखो, ये जो A और B दिया है इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इसमें जो A है, A वो है एलिमेंट ऑफ सेट A। ठीक है, और जो B है वो है एलिमेंट ऑफ सेट B। ठीक है, देखो जरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो लेट A हमको दिया है A B और B सेट दिया है 1 2, तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा? तो देखो, इस तरह की ब्रैकेट बनानी है A B, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका और सेकंड इसका, तो ये हो जाएगा A कॉमा 1। ठीक है, अब A ही को दूसरे वाले से देखो, एक A कॉमा 2, इसी तरह B कॉमा 1 और B कॉमा 2। ठीक है, बात आ गई समझ में? अब एक तरह से मल्टीप्लाई किया, A कॉमा 1 B कॉमा 1 B कॉमा 1 A कॉमा 2 और B कॉमा 2। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब देखो ये सब क्या है? ये सब है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? ऑर्डर्ड पेयर। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन A क्रॉस B, A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे? तो देखो, ये हमसे पूछा है A क्रॉस B में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आते हैं, तो हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल टू P। इसी तरह लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B is equal to Q. So, number of elements in set A cross B, number of elements की जगह ordered pair कर सकते हैं, ordered pairs। ठीक है, ordered pair in set A cross B वो हो जाएगा PQ। ठीक है, कैसे देखो,
एन ए, ऊपर एक एग्जांपल दिया है, इसमें एन ए इज इक्वल टू कितना है 2, है ना, एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 2, एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 2, सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी या नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4, तो कितने आए थे 1 2 3 4 ही तो आए थे, ठीक है। बात आ गई ना समझ में, ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। दूसरा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। तो देखो ध्यान से जरा, इफ A comma B and C are three non-empty sets, then the Cartesian product of set A, B and C is denoted by A क्रॉस B क्रॉस C, ठीक है। अब A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, तो A क्रॉस B क्रॉस C डेफिनेशन कैसी है, वो होगा A कॉमा B कॉमा C सच दैट A belongs to A, B belongs to B, B belongs to B and C belongs to C, ठीक है जी, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो A दिया है हमको A1 B1, B दिया है हमको A1 A2 कर लेते हैं इसको A2 B1 B2, ठीक है, और C दिया है हमको C1 कॉमा C2, ठीक है। नाउ A क्रॉस B क्रॉस C क्या होगा, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू, देखो ब्रैकेट पहले फर्स्ट वाला ले लो और फर्स्ट वाले की सब को मल्टीप्लाई कर दो, तो देखो क्या बनेगा, A1 आ गया कॉमा फिर B1 कॉमा फिर C1, पहला वाला हो गया, दूसरा, अब A1 B1 से तो हो गया, है ना। ऑर्डर देखो, जो ऑर्डर है सीक्वेंस है वो नहीं बदलना चाहिए, मतलब वो लगातार जैसे A1 B1 हो गया तो अब A1 B1 दोबारा नहीं आ सकता, ठीक है, तो इसीलिए A1 अब ये B2 कर दो B2 और ये C1 रहने दो, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो फिर A1 की करो A1, ठीक है, अब फिर से B1, अब ये C2 कर लो क्योंकि यहाँ C2 नहीं है, उसके बाद फिर A1 फिर देखो A1, अब इस बार B2 कर लो और C2 कर लो, ठीक है, A1 B1 C1, पहले तो पहले आ गए, उसके बाद A1 B2 और C1 कर लिया, उसके बाद A1 B2 और C2 कर लिया, उसके बाद A1 B2 और C2, ये 4 हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट A2 वाले के लिए देखो A2 का B1 से करो फिर C1 से करो, ये हो गया, ठीक है, उसके बाद A2, ठीक है, अब B2 से कर लो, B2 से और C1 को रहने दो C1, ठीक है, उसके बाद A2, ठीक है, अब देखो B1 हो गया B2 हो गया, अब B1 के साथ C1 आया है, अब B1 के साथ C2 नहीं आया, तो A1 A2 B1 C2, उसके बाद A2, अब देखो B2 और B2 के साथ C2 भी आया, तो ये आ गया, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स सॉरी, जरा ध्यान से देखो, ये जो आया है A क्रॉस B क्रॉस C में, ये जो आया है A कॉमा B कॉमा C such that A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C, ठीक है, ये जो आया है
इसमें ये है ए कॉमा बी कॉमा सी, इसको बोला जाता है ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। वो पेयर है क्योंकि दो है, इसमें तीन है इसलिए ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, अब वो पूछ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू कितने हैं। ठीक है, तो देखो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू मान लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी इज इक्वल टू आर मान लेते हैं। सो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दो तीनों की पी क्यू आर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसी को देख लो कितने हैं, दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, दो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी कितने हैं, दो। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू तीनों की मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8। चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हैं, 8। बात आ गई नहीं समझ में? ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हो गया, चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा समझ में आ गया। मोस्टली क्या होता है, मोस्टली जब हम पढ़ेंगे तो ये थ्री ऑर्डर ट्रिपलेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स जो है ये हमारा मोस्टली काम नहीं आता। मोस्टली जो हमारा काम आता है वो टू सेट्स वाला ही काम आता है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रिलेशन। ठीक है, क्या है, रिलेशन। चलिए देखते हैं क्या कहता है। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, देन a set R is said to be a relation from set A to set B, said to be a relation from set A to set B if R is a subset of A क्रॉस B। ठीक है, देखो वो ऊपर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं कह रहा हूं ऊपर वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, याद जो मेन पॉइंट है वो ये है, दैट इज R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। ठीक है, इसको जो पढ़ते हैं मैंने बताया था, इसको क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर सबसेट भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो R जो है वो सबसेट होना चाहिए A क्रॉस B का, मतलब A क्रॉस B में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, ठीक है, उनमें से कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स लेके जो भी बनेगा वो कहलाता है रिलेशन ऑफ अ सेट टू अ सेट। ठीक है, तो ये एक रिलेशन है फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी। एक कंडीशन तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, तो देखो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहला जो है वो तो ये होना चाहिए कि आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, और दूसरी जो कंडीशन है वो है ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी।
नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बात आ गई समझ में। देखो पहली कंडीशन आर सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, और दूसरी कंडीशन ए और बी जो है वो दोनों कैसे होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। ठीक है, अब देखो एग्जांपल से समझ लेते हैं। एग्जांपल, लेट ए एक सेट है, वो कह रहा है 1, 2, और बी एक सेट है, वो कह रहा है 3, 4। आपको पता है ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए 1 की मल्टीप्लाई पहले 3 से कर दो, 1 3, फिर 1 की 4 से कर दो, 1 4, फिर 2 की 3 से कर दो, 2 3, फिर 2 की 4 से कर दो, 2 4। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब मैं लिख लेता हूं लेट आर इज इक्वल टू, इसमें से कोई भी दो ले लो, 1, 4 और 2, 4, 2, 4। ठीक है, तो क्या आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का? बोलो, आर जो है वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का? हाँ, क्योंकि ए क्रॉस बी के ही ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके क्या बना है, आर बना है। इसीलिए आर जो है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, और अगर आर सबसेट है ए क्रॉस बी का, दैट इज आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, बात आ गई समझ में, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, इतनी बात आ गई ना समझ में। चलिए देखिए, और मैं अगर लिखूं आर इज इक्वल टू 1, 3, 2, 3, तो क्या 1, 3 और 2, 3 क्या अभी भी आर सबसेट है ए क्रॉस बी का? जी हाँ, बिल्कुल है। ठीक है, आगे देखिए, अगर मैं लिखूं आर इज इक्वल टू 1, 3, 2, 3 एंड 3, 5। ठीक है, बोलो 3, 5। तो देखो 3, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। 3, 5 जो है वो ए क्रॉस बी में नहीं है। जब ए क्रॉस बी में नहीं है, इसका मतलब आर जो है वो सबसेट नहीं है किसका, ए क्रॉस बी का। हेंस आर इज नॉट अ रिलेशन, आर इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, है ना। तब आर जो है वो रिलेशन नहीं होगा। बात आ रही है ना समझ में। ठीक है, देखो बड़ा आसान है। ठीक है, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, बहुत आसान हो गया ये। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं हम। देखिए कुछ नोट देख लेते हैं। इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, देन अगर आर जो है वो सेट दूसरा सेट नहीं दिया, अभी एक ही सेट दिया है, वो बोल रहा है कि आर जो है उसी सेट पे क्या है, रिलेशन शो कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया आर जो है वो सबसेट होना चाहिए, बस बी की जगह क्या रखना है, ए रखना है। आर जो है वो सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस ए का। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए मस्ट बी नॉन एम्प्टी, मस्ट बी नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, देखो नॉन एम्प्टी की बात क्यों चल रही है, नॉन एम्प्टी की बात इसलिए चल रही है, मान लो अगर ए हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, तो ए क्रॉस बी भी हमारे पास क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। और एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, जब ये एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट क्या होगा, इसका मतलब आर जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, आर होगा ही नहीं। जब ए भी एम्प्टी बी भी एम्प्टी, ए क्रॉस बी भी एम्प्टी, और एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब आर होगा ही नहीं, तो रिलेशन होगा ही नहीं। इसीलिए रिलेशन होने के लिए दोनों सेट का कैसा, नॉन एम्प्टी होना बहुत जरूरी है। बात आ गई समझ में। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नोट कर लिया ना इतना।
नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट पर? तो देखो, उसके लिए बड़ा सिंपल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्यू। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है, अब देखो आर क्या है, आर जो है वो सबसेट है किसके, ए क्रॉस बी के। तो जब आर ए क्रॉस बी का सबसेट है तब आर जो है एक रिलेशन है, तो रिलेशन होने के लिए सबसेट होना जरूरी है। तो जितने भी सबसेट बन सकते हैं वो सब क्या होंगे, आर होंगे, रिलेशंस होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, देखो हमने पढ़ा था कोई सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि n है तो उसका नंबर ऑफ सबसेट्स जो है, नंबर ऑफ सबसेट्स जो है वो कितना आता था, 2 की पावर n। अब यहाँ एक सेट है a क्रॉस b, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऑर्डर पेयर कितने हैं, pq। तो इसके जो सबसेट्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, pq। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये निकल के आ गई। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर पी क्यू। और सबसेट ही क्या है, सबसेट ही रिलेशंस है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल टू 2 टू दी पावर पी क्यू। बात आ गई ना समझ में? ठीक है, यही क्या है, नंबर ऑफ सबसेट्स ही क्या है, रिलेशंस है। तो नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आ गई ना बात समझ में इतनी? चलिए, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए। ठीक है, तो फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, देखो इसी की बात कर रहा है। अगर आर जो है वो सेट ए पर ही रिलेशन हो आपस में, तो नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेंगे, तो देखो एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना आ गया, पी। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, कार्टेशियन प्रोडक्ट जरूर चाहिए रिलेशन के लिए, क्या चाहिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस ए मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी इंटू पी दैट इज पी स्क्वायर। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिलेशंस का मतलब हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितना बन जाएगा, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है, पी स्क्वायर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया 2 की पावर पी स्क्वायर। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए नेक्स्ट, मैं रब कर रहा हूं इसको। ठीक है, आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए देख, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। ठीक है, किसी भी रिलेशन का हमें डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज बतानी है, क्या होता है।
ठीक है, तो लेट ए एंड बी आर टू, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स देन, ठीक है। ए और बी अगर हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट हैं तो आपको पता है रिलेशन जो होता है वो सबसेट होता है किसका, बोलो, ए क्रॉस बी का, ठीक है। अब इसमें पूछा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। अब ए क्रॉस बी इसको कैसे लिखते हैं, तो आर जो बनता है मैंने बताया था कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे लिखते हैं। तो ए, तो यहां देखो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट है तो यहां लिख देते हैं सेट ऑफ, ठीक है। जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन के अंदर होंगे उन सब के फर्स्ट एलिमेंट का जो भी हम इकट्ठा करके सेट बनाएंगे वो होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, वो होता है डोमेन। वो क्या होता है भैया, डोमेन, क्या होता है, डोमेन। दूसरा सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। सेकंड एलिमेंट दैट मींस ये वाला बी, तो इन बी वाले ऑर्डर्ड पेयर, सेट ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट को मिला के इकट्ठा करके जो सेट बनेगा वो होता है भैया रेंज, रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। वो हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन, ये हो गया रेंज ऑफ रिलेशन। अब ये तो खत्म हो गया, अब कोडोमेन क्या होता है, तो सेट ऑफ बी इज इक्वल टू कोडोमेन, ठीक है। जो बी सेट है हमारे पास में वो सारा का सारा क्या है, वो है कोडोमेन। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट ए इज इक्वल टू हमको दिया है 3 और 2, ठीक है, और बी इज इक्वल टू हमको दिया है 6 और 5, ऐसे कर लो, ठीक है। ए क्रॉस बी निकाल दो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 6 3 5, ठीक है, 2 6 2 5, ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस बी। अब रिलेशन इनमें से कोई भी दो उठा के रिलेशन बना दो, हमने बना दिया 3 5 और 2 5, इसको हमने रिलेशन बना दिया। ये रिलेशन बन जाएगा क्योंकि आर सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, ठीक है। ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स को ऑर्डर्ड पेयर्स को लेके ही हमने क्या बनाया था, कि रिलेशन बनाया था, ठीक है। अब देखो इस रिलेशन का आर इज इक्वल टू कितना है, 3 5 2 5, ठीक है। तो इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का सेट, तो 3 2, ये आ गया डोमेन, रेंज ऑफ आर, तो सेकंड एलिमेंट्स का सेट 5 5 सेट में बार बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो रेंज ऑफ आर कितना आ गया 5। अब कोडोमेन की बात है, कोडोमेन ऑफ आर, तो कोडोमेन मैंने क्या बताया था, वो सेट होता है बी पूरा, तो कोडोमेन आ गया 6 5, ठीक है, सेट बी कंप्लीट। ये क्या होता है, ये होता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये क्या होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ये क्या होता है, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। और ये क्या होता है, सेट बी पूरा का पूरा क्या होता है, कोडोमेन होता है आर का, ठीक है। सेट बी पूरा का पूरा कोडोमेन होता है आर का। रेंज जो होती है वो सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है, और डोमेन जो होती है वो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर होता है। बात आई होप आ गई होगी तुम लोगों को समझ में, डोमेन क्या है, रेंज क्या है और कोडोमेन क्या है। देखिए इसमें
सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास है वो यही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है क्वेश्चन, फाइंड डोमेन कॉमा कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। हमें कोई रिलेशन दिया होगा आर और हमसे बोला जाएगा कि भैया इसका डोमेन, इसका कोडोमेन और इसकी रेंज फाइंड कीजिए क्या है। ठीक है, बात आ गई समझ में? चलिए ठीक है, देखिए अगर आप लोगों को ये पसंद आ रहा है, आप लोगों की समझ में आ रहा है, तो आपको बस छोटा छोटा काम करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ जो है इनको शेयर करना है जो भी 11th और 12th स्टैंडर्ड की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।